ओके। तो आज क्लास 6 होगा। तो क्लास 6 में हम लोग क्लास 5 में जो किए थे उसी को कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, क्योंकि इसका थोड़ा सा कंटिन्यूशन चलेगा। ओके, चलेगा, चलिए। ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ है, यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों का ये डिजाइन्स आ चुका है। तो अभी यहाँ पे ये जो स्क्रॉल बार है, इस स्क्रॉल बार को ऑटोमेटिकली इमेज जो है मूव नहीं कर रहा है। तो इस इमेज को ऑटोमेटिकली मूव कराने के लिए ओके। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग इस जगह पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे जाके ये जो नैप बार है, इस नैप बार सेक्शन, ओ सॉरी, नैप बार नहीं, कैराउसोल यूज़ किया था। तो कैराउसोल में जब हम लोग काम करते हैं, एक्चुअली मैं इसमें कुछ चीज़ बताएंगे। यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंटेशन मिलता है, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या है, सारा डॉक्यूमेंटेशन आपको स्टेप बाय स्टेप मिलेगा। ये है मेन ऑफिशियल साइट, और उसके साथ ओके, साथ आपको जो W3 स्कूल्स में जो चीज़ मैंने दिखाया था, वो बेसिकली आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देगा, जो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे ऑटो कैराउसल हो रहा है। तो यहाँ पे कैराउसल राइड बोलकर ये जो ऑप्शन है, इसको अगर हम लोग लगा देंगे तो ये मूव करना शुरू करेगा। बेसिकली ओके। यहाँ पे जो कैराउसल जो लगाए थे यहाँ पे, इसको, इसके बाद ये जो है बी एस जो राइड डेटा, बी एस राइड जो है, ये जो वाला पार्ट, इसको एक्चुअली क्या करते हैं, इससे एक्चुअली डायनेमिकली मूव होना शुरू होता है। मतलब ये एक्चुअली जावास्क्रिप्ट के साथ लिंक्ड है, जावास्क्रिप्ट ओके। लाइब्रेरी जो लगाए थे हम लोग नीचे, उसके साथ ये वो हुआ। स्क्रिप्ट में जहाँ पे आपने स्क्रिप्ट लिखा था बॉडी के नीचे। ओके। तो दैट इज कॉल्ड जावास्क्रिप्ट यू आर गोइंग टू कॉल, करेक्ट सर? अच्छा, क्या हुआ, ये लगा तो दिया बट मूव क्यों नहीं कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइमर दिया हुआ है, बी एस राइड एंड, अच्छा यहाँ पे क्राउसोल स्लाइड ऑप्शन है। तो यहाँ पे इंटरवल्स दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा रुकते हैं, हाँ मूव कर रहा है। ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, माउस अगर इसके ऊपर रहेगा तब मूव नहीं करेगा, जब ओके, बाहर में रखेंगे तब ये मूव करेगा। लेकिन यहाँ पे जो टाइम इंटरवल है, ये थोड़ा सा मैटर करता है। ओके। ठीक है। तो बेसिकली डिफ़ॉल्ट टाइम इंटरवल क्या है, देखना पड़ेगा नीचे जाके। अदर यहाँ पे जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट थोड़ा सा है। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट इंटरवल है 2 सेकेंड्स। ओके। डिवाइड बाय 1000 मिली सेकंड में ना? मतलब 1000 सेकेंड मीन्स 1 सेकेंड, यस सर, करेक्ट। एंड 2000 मिली सेकेंड्स मंथ्स एंड 2 सेकेंड्स। तो ऐसे करके मिली सेकेंड से सेकेंड एक्चुअली। सर हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं जैसे हाँ, जावास्क्रिप्ट को? डेफिनेटली डेफिनेटली कर सकते हैं।
देखिए बेसिकली क्या है यहाँ पे, जो भी चीज़ है जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सब भी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो HTML वाला यहाँ पे CSS लगा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है इसको यहाँ पे भी हम लोग ये जावास्क्रिप्ट जो है ये अगर नहीं रहेगा तो हम लोगों का यहाँ पे जो मूवमेंट वाला जो पार्ट है वो नहीं होगा। वो नहीं हो पाएगा। ओके, सर यहाँ पे मैं साइड बाय साइड बात भी कर रहा था, तो बोलते 6 जन को प्रोसेस किया है एंड इट विल क्रेडिट योर अकाउंट विद इन 7 बिजनेस डे। तो अभी 4-2 दिन रुकना पड़ेगा। ऑन विच अकाउंट को पिंक करो, कौन से अकाउंट में किया, हाउ मच अमाउंट, तो ये अमाउंट चेक कर ला तो स्टेटमेंट में। हाँ सर, प्लीज कंटिन्यू। तो यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट का जो फाइल है यही हम लोगों को मोशंस का जो काम है वो कराता है। बट CSS जिस तरीके से काम करता है जावास्क्रिप्ट थोड़ा सा अलग तरीके से काम करता है। जावास्क्रिप्ट बेसिकली क्या होता है, जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि जावास्क्रिप्ट ओवरराइट होता है। हाँ, ओवरराइट होता है, CSS जैसा हैबिट है जावास्क्रिप्ट के अंदर। बट बेसिकली क्या है, यहाँ पे अगर जावास्क्रिप्ट को मॉडिफाई अगर हम लोग करना चाहते हैं तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को मॉडिफाई करने के लिए हम लोगों को यहाँ का जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको हम लोगों को पता करना पड़ेगा, क्योंकि कौन सी ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया है उस ऑब्जेक्ट को जब मॉडिफाई करेगा तभी जाके, मतलब एक्चुअली क्या है, ऑब्जेक्ट को पकड़ के मॉडिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे CSS में क्या होता है, CSS में हम लोगों को CSS प्रॉपर्टी पता होता है, तो हम लोग को पता करना क्या पड़ता है, क्लास को, मतलब क्लास नेम क्या है, उस क्लास नेम के ऊपर अगर हम लोग कुछ अपडेट करना चाहते हैं तो हम लोग को क्लास नेम पकड़ के हम लोग अपने फाइल के अंदर वो सेम क्लास लिखकर उसका जो प्रॉपर्टीज़ है उसको अपग्रेड कर सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे अगर हम लोग को कोई भी अपडेट करना है जावास्क्रिप्ट के अंदर तो पहले जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट पकड़ना पड़ेगा, क्लास, और उसका ऑब्जेक्ट पकड़ना पड़ेगा, तब जाके हम लोग उसके ऊपर जो अपडेटेशन है एज पर डॉक्यूमेंटेशन हम लोग उसको अपडेट कर पाएंगे। ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों को जो भी अपडेट्स करना पड़ेगा तो वो अपडेट्स करने के लिए डेफिनेटली हम लोगों को डॉक्यूमेंटेशन के जो पार्ट है, एक्चुअल ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन का जो पार्ट है वो हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, तभी जगह हम लोग उसका काम प्रॉपरली कर पाएंगे। ओके, ऐसा कभी रिक्वायरमेंट आता है कि अपडेट करना पड़ता है? हाँ डेफिनेटली पड़ता है, क्योंकि देखिए बेसिकली क्या है, हम लोग यहाँ पे जब भी कोई काम कर रहे, यहाँ पे जब भी कोई काम कर रहे, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे स्लाइडर बना रहे, ठीक है, यहाँ पे स्लाइडर जैसे हम लोग स्लाइडर बनाए या कुछ भी बनाए तो हो सकता है कि हम लोगों का जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम लोगों को कुछ चेंजेस करना पड़ रहा है। तो ये जो चेंजेस है, ये चेंजेस काफ़ी अच्छा होता है जब हम लोग अपना जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ों को सेट करेंगे। ओके, तो इसीलिए चेंजेस तो ज़रूरत पड़ता है, डेफिनेटली पड़ता है, लेकिन समझना पड़ेगा कब कहाँ पे कैसे चेंज करेंगे। और वो प्रैक्टिस के साथ ही साथ आएगा। जैसे कि देखिए पहले स्लाइड हो रहा था, अभी इमेज फेड इन फेड आउट हो रहा है, क्रॉस फेडिंग में जा रहा है, ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छे से दिख रहा है। बेसिकली क्या है, जितना आप फ्रंट एंड में आपका नॉलेज होगा, मेरे साइट पे अगर जाओगे आप तो देखोगे कि यहाँ पे ये जो इमेज जो बदलता है ये भी कैरोसेल बूटस्ट्रैप से ही, कैरोसेल से ही ये सेट किया गया है, ठीक है। ओके, ये बेसिकली वर्डप्रेस का साइट है, बेसिकली वर्डप्रेस में बना हुआ साइट है, बट इसका जो ये जो वाला पार्ट है, ये पार्ट बेसिकली एक प्लगइन्स है, ठीक है। तो ये भी, ये जो प्लगइन्स बना, ये इस प्लगइन्स के पीछे भी रिएक्ट लगा हुआ है। ओके,
ठीक है। बट जो वर्डप्रेस का जो फ्रेमवर्क है ये PHP बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फ्रेमवर्क है, ठीक है। तो ओके एक्चुअली क्या होता है, रिएक्ट अभी के डेट में हर जगह पे आप यूज़ कर सकते हो, आपका जो भी प्रोजेक्ट होगा। ओके तो इसलिए रिएक्ट का जो यूजर्स है या पॉपुलैरिटी जो है काफ़ी ज़्यादा हाई है, ओके ठीक है। क्योंकि देखिए बेसिकली मैंने ये इसलिए दिखाया क्योंकि आपका एक अंडरस्टैंडिंग होगा कि किस तरीके से प्रैक्टिकली चीज़ों को यूज़ किया जा रहा ओके गॉट अ पॉइंट। है, ओके। और ये जो साइट का जो डिज़ाइन है ये मेरे हाथ पे ही बना हुआ है, शायद अच्छा नहीं है। मैं बहुत अच्छा बनाया सर। हम्म, बहुत अच्छा दिख रहा है। अच्छा। आपने खुद ही बनाया सर? हाँ मैंने खुद ही बनाया, मेरा साइट कौन दूसरा किसी को दूंगा, ये मेरा साइट मैं ही बनाएगा। यस 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 यस। एक्चुअली यही तो मेरा प्रोफाइल भी बहुत है अच्छा और बनाया यही सर। मेरा सारा चीज़ है। क्लाइंट का चीज़ को हमेशा तो नहीं दे सकते, क्लाइंट वाला पार्ट सिक्रेटिव रहता है, यस नहीं तो क्या होगा, कॉम्पिटिटर को पता चल जाएगा कि कौन सी डेवलपर को हायर किया है, पता ओके नहीं क्या रहता है, नॉन डिस्क्लोजर रहता है ना। हाँ यस तो अब इसीलिए क्लाइंट को नॉलेज या प्रोजेक्ट के बारे में बाहर में बताया नहीं जा सकता, तो इसीलिए खुद का ही चीज़ों को दिखाना पड़ता है। तो यही है बेसिकली आउटपुट। अभी इसका मैं थोड़ा सा बैकअप बता देता हूँ कि कैसे हम लोग इस तरीके का जो चीज़ है कैसे बनाते हैं। तो जब बूटस्ट्रैप में हम लोग काम करते हैं, बूटस्ट्रैप का मेन चीज़ है कि यहाँ पे जो कंपोनेंट सेक्शन है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ एक्चुअली बूटस्ट्रैप में है। बूटस्ट्रैप में पहला चीज़ है कि लेआउट्स, ठीक है। जब भी हम लोग बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं हम लोग एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड लेआउट हम लोग को मिलता है, ठीक है। प्रॉपर स्ट्रक्चर लेआउट हम लोग को मिलता है। तो ओके प्रॉपर स्ट्रक्चर लेआउट कौन सा होता है, जैसे ही हम लोगों को ये जो साइट डिज़ाइन कर रहे हैं इसका जो कंटेंट है बीच में आ रहा है, ये यस लेआउट का पार्ट है। उसके बाद ओके जैसे ही हम लोग साइट को छोटा कर रहे हैं तुरंत वो जो साइज़ जो चेंज हो रहा चेंज है हो एज रही है। पर वाइट, तो वो बेसिकली ये भी लेआउट का पार्ट है। और उसके साथ साथ जो भी चेंज हो गया वो लेआउट्स है। तो ये लेआउट मैनेजमेंट जो प्रोसेस है ये पहला चीज़ है, ओके, जो बूटस्ट्रैप देता है। उसके बाद आता है कंटेंट। कंटेंट बेसिकली क्या है, जहाँ पे हम लोग टेबल्स, यहाँ पे जो टेबल का जो डिज़ाइन है, ठीक है, फॉन्ट्स का जो डिज़ाइन है, फॉन्ट स्टाइलिंग जो है, ये सारा चीज़ थोड़ा सा देता है। तो यहाँ पे रिबूट मतलब बेसिकली जो भी स्टाइल है, जो भी हम लोगों का बेसिक जो भी स्टाइल है, जैसे कि हम लोग पहले क्या किया था, जब हम लोग नॉर्मल CSS यूज़ कर रहे थे तब स्टार मार्क डाल के मैंने मार्जिन जीरो, पैडिंग जीरो सो किया था ना। इज हाँ, applicable for all the things, yes. तो उसको एक्चुअली रिबूट बोलते हैं। तो ये जो रिबूट Okay. वाला जो पार्ट है, ये रिबूट वाला पार्ट नॉट ओनली मार्जिन पैडिंग में करते हैं, ओवरऑल चीज़ों के ऊपर करते हैं। तो ये जो रिबूट .scss जो है ये बेसिकली क्या करता है, फॉन्ट साइज से लेकर बहुत सारे जगह पे ये थोड़ा सा चीज़ों को रिसेट करता है, जिससे हम Okay. लोगों का जो डिज़ाइन है वो और भी बहुत सारा जो चीज़ें हैं वो देखने में थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक लगता है, ठीक है। तो ये बेसिकली रिबूट्स के लिए हेल्प करते हैं। उसके बाद आता है टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी बेसिकली टेक्स्ट कैसे दिखेगा उस वो बेसिकली टाइपोग्राफी के अंदर आता है। तो ये है टाइपोग्राफी, ठीक है। तो नॉर्मली H1 H2 H6 करके ये जो फॉन्ट स्टाइल है वो दिख रहा है। अगर हम लोग क्लास नेम में भी ये चीज़ यूज़ करेंगे तो भी वही सेम चीज़ जो ऊपर में दिख रहा है वही सेम चीज़ ऐसे भी दिख सकता है दूसरे टैग के साथ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा डिस्प्ले हेडिंग बोलकर ये ऑप्शन है, जहाँ पे इस तरीके का ऑप्शन हम लोग को दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे जो SCSS जो है, SCSS बेसिकली क्या है, स्पेशल CSS बोल सकते हैं या CSS का अपर हैंड मतलब सुपर CSS बोल सकते Okay. हैं, ठीक है। तो SCSS बेसिकली क्या है, एक अलग से CSS लैंग्वेज है। मतलब जैसे कि हम लोग रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं ना, वैसे ही सेम चीज़ है,
कि रिएक्ट मेनली क्या कर रहा है, हम लोग HTML CSS जावास्क्रिप्ट को मिला के एक एक्स्ट्रा मॉडल्स बना रहे हैं, जिससे हम लोगों को HTML CSS को प्रोग्रामेटिकली सेट कर सकते हैं जब इसको रिक्वायरमेंट पड़ेगा, जहाँ पे इसको ज़रूरत पड़ेगा। तो ओके वो बेसिकली क्या होता है, डायनेमिकली वो प्रेजेंट होता है जब हम लोग रिएक्ट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे CSS वैसे ही सेम काम करता है। नॉर्मली CSS को हम लोग कस्टमाइज नहीं कर सकते ऑन प्रोग्रामिंग में, लेकिन जैसे ही हम लोगों को एक पर्टिकुलर स्टाइल को या चीज़ों को हम लोग को कस्टमाइज या मॉडिफाई करना पड़ता है, तब हम लोग SCSS का यूज़ कर सकते हैं। SCSS थोड़ा सा एडवांस है, और इसका जो ऑफिशियल साइट जो है SASS saslang.com, ये है इसका ऑफिशियल साइट। तो ओके ये है ऑफिशियल साइट जिससे हम लोग एक्चुअली एडवांस लेवल CSS लिख सकते हैं। बट मैं इसमें जाके आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा सा हाई हो जाएगा। तो मैं आपको जस्ट मैंने दिखाया, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा SCSS का एग्जांपल्स भी दिखेगा, जिससे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। तो इसलिए मैंने वो दिखाया कि ये जो चीज़ है डॉलर डिस्प्ले साइज, ये बेसिकली SCSS का सिंटेक्स है, ठीक है। ये नॉर्मल CSS का सिंटेक्स नहीं है, तो इसीलिए कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि आप अभी बिगिनर हो इस पार्ट में। तो क्या होगा, आप ये चीज़ देखकर भी कंफ्यूज हो जाके कुछ यूज़ करना शुरू किया लेकिन काम नहीं कर रहा है, तब आप बोलोगे कि सर क्या सिखाया, कुछ काम नहीं हो रहा है। पूरा विलम तो सर के ऊपर ही जाता है ना। ठीक है, तो इसीलिए पहले अलर्ट कर देना चाहिए कि क्या काम करेगा क्या नहीं काम करेगा। ठीक है, क्योंकि जो आसान चीज़ है वो आसान नहीं रखना चाहिए। ब्लेम गेम वो सबसे ज़्यादा आसान काम है। तो इसीलिए पहले दिखा देते हैं कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, तब जाके आपको काम समझ आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो भी चीज़ है आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करना, उसको बेहतर कर सकते हो अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। बट चीज़ यही है कि यहाँ पे आपका जो भी स्टाइल है, जो भी चीज़ है, स्टेप बाय स्टेप आप इसको डिज़ाइन करते रहो। और यहाँ पे सारा जो एग्जांपल्स जो भी दिख रहा है, यही एग्जांपल्स को हम लोग जब यूज़ करेंगे तो हम लोगों को उसका जो एग्जांपल्स है वो भी दिख रहा है, और साथ ही साथ उसका स्ट्रक्चर भी दे रहा है। तो जस्ट हम लोगों को कॉपी करके पेस्ट करना है, बस हम लोगों का काम हो जाएगा। उसके बाद जब भी CSS वाला सेक्शन आ जाता है, उसमें SAS वेरिएबल दे देता है। ये जो SAS वेरिएबल है, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ है। ये बेसिकली हम लोग इसको कोड से, मतलब कोड जो लाइब्रेरी है ना, जो बूटस्ट्रैप मीन CSS जो है ना, उसको हम लोग रिकम्पाइल कर सकते हैं। मतलब बेसिकली यहाँ पे बूटस्ट्रैप मीन CSS जो है, ये कॉम्पाइल्ड वर्जन ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं कि कोड को ही चेंज कर दे अपने ज़रूरत के हिसाब से, तो उसके लिए ये जो कस्टमाइजेशन ऑप्शन दिया है उसको यूज़ करेंगे, तो हम लोग कोड का ही जो पार्ट है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये कस्टमाइजेशन ऑप्शन दिया हुआ है। बट ये एडवांस डिजाइनर के लिए है, आपके लिए अभी नहीं बोलूँगा। आप इसमें मत दिमाग घुसाइए। डॉलर के पास जाना नहीं, दूर रहना भी। ठीक है, आप इसके ऊपर दिमाग मत घुसाइए, तो काम नहीं होने वाला, क्योंकि वैसे ही बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ठीक है, मुझे इतना ही सीखना है जितना मुझे प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाने। ठीक है, उसके बाद आपको हर एक चीज़ के लिए आपको अलग अलग क्लासेस मिलेगा, और ये क्लासेस का जो स्टैंडर्ड है, ये आपको हमेशा आपको प्रीफिक्स के साथ दिखेगा। मतलब आप कौन सी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो, आपका वो प्रीफिक्स देखकर समझ आ जाएगा। क्योंकि ये इमेज है तो IMG, उसके बाद फ्लूइड, मतलब ये रेस्पॉन्सिव इमेज के लिए ये दिया हुआ है। मतलब ये जैसे बड़ा है वो वैसे ही वो बड़ा छोटा होते रहेगा। तो ये है फ्लूइड मतलब रेस्पॉन्सिवनेस। फ्लूइड मतलब ऐसे ही बोल सकते हैं सर, पूरा विड्थ कर लेता है वो। हाँ, पूरा विड्थ कवर कर लेता है, और वो ऑटोमेटिकली वाइट के हिसाब से वो एडजस्ट होता रहता है। एडजस्ट हो जाता है, डिपेंड अपॉन कौन सा भी ले लो आप, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, स्मॉल, मीडियम। तो वो बेसिकली उसी हिसाब से वो एडजस्ट होता है। तो इसलिए इमेज फ्लूइड जो है वो ऑटोमेटिकली वाइट एडजस्ट करता है। ठीक है, थंबनेल जो है, थंबनेल आपका
एक स्पेसिफिक स्टाइल में दिखेगा, 200 200 हो या 100 100 वॉट एवर, तो आपको ये थंबनेल दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे फ्लोट स्टार्ट, फ्लोट तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। फ्लोट मतलब लेफ्ट साइड लेफ्ट राइट करने का काम करता है, तो यहाँ पे लेफ्ट फ्लोट लेफ्ट तो लेफ्ट में गया, फ्लोट राइट राइट में गया। राइट में गया। ठीक और सेंटर में चाहिए तो सर? है, फ्लोट फ्लोट सेंटर। सेंटर। ओके, फ्लोट सेंटर, ओके चलेगा। ठीक है, एक्चुअली फ्लोट सेंटर होगा कि नहीं पता नहीं, ये देखिए सेंटर वाला ऑप्शन यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, MX ऑटो। MX ऑटो डी ब्लॉक्स। ठीक है, डी ब्लॉक्स ओके, मतलब डिस्प्ले ब्लॉक। डिस्प्ले, ओके डी ब्लॉक। और डी MX, मतलब डिस्प्ले, और MX मतलब सर? एम मतलब मार्जिन, एक्स मतलब मार्जिन, ये, एक्स साइड। ओके, M मतलब मार्जिन, X मतलब एक्स साइड, एक्स मतलब लेफ्ट राइट, लेफ्ट और साइड। वाई होगा तो ऊपर नीचे, टॉप और एंड नीचे। बॉटम। ओके, ओके 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 तो सर। जैसे हम लोग सेंट्रलाइज करते हैं किसी भी कंटेंट को, तो MX ऑटो। MX ऑटो, यस। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लासेस नेम है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर जो चीज़ें यहाँ पे अप्लाई करते हैं वो क्लास के ऊपर बेस करके कर देंगे। तो यस। इसलिए यहाँ पे क्लास नेम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद टेबल से अगर जाओगे तो आप नॉर्मल टेबल अगर डालोगे वो देखने में बुरा लगेगा, लेकिन जब से आप ये डालोगे उसके बाद टेबल क्लास ऐसे डाल दोगे, टेबल टेबल, ओके तुरंत आपका जो टेबल का जो डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखने लगेगा। ओके। क्योंकि नॉर्मल टेबल डालोगे उतना बढ़िया नहीं लगेगा। जस्ट मैंने कॉपी करके पेस्ट करता हूँ ये टेबल वाला पार्ट, कंटेनर बूटस्ट्रैप कहीं पे भी डाल सकते हैं। मैं एक बीच में डाल लेता हूँ। ठीक है, यस। एक्चुअली क्या होता है जब HTML में काम करते हैं तब बहुत पूरा कोडिंग होता है, क्योंकि एक ही पेज के अंदर सारा चीज़ आता है। कंपोनेंट वाइज डिजाइन करते हैं तो अलग अलग जगह पे दिखता है। तो ये है बेसिकली बूटस्ट्रैप क्लास के साथ। ओके लेकिन अगर हम लोग ये क्लास अगर नहीं लगाते, एक ये क्लास अगर नहीं लगाते, जस्ट ओनली टेबल रख देते, तो ये देखने में उतना बढ़िया नहीं लगेगा। ओके उतना बढ़िया मतलब बेसिकली इसमें भी काफ़ी एक्चुअली है, क्योंकि कुछ बॉर्डर दिखता था वो एक्चुअली रीसेट हो चुका है जैसे ही बूटस्ट्रैप यहाँ पे अटैच किया हुआ है। यस। अदरवाइज़ ये भी देखने में बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्लास टेबल लगा देते तब ये थोड़ा सा ऑप्शन आता है। उसके बाद टेबल टेबल करके यहाँ पे हम लोग हॉवर करके ये ऑप्शन डाल देते, ये एक बहुत बढ़िया चीज़ होगा। जैसे ही हम लोग यहाँ पे माउस ओवर कर रहे तो ये हाईलाइट हो रहा है। ओ ठीक है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हम लोगों को थोड़ा सा ही चीज़ों को अपडेट करने से ही कितना बढ़िया रिफ्लेक्शन दिखने में मिल जाता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, आपको जब ये यूआई में आप घुस रहे हो धीरे धीरे करके, तो यूआई में ऐसे बहुत सारा यूआई आपको दिखने में मिलेगा आगे जाके। ठीक है, ओके बेसिकली क्या होता है एज ए फ्रंट एंड डेवलपर, यूआई डेवलपर, आपको कुछ चीज़ तो डेफिनेटली जानना पड़ेगा, जैसे कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप टेम्पलेट डिजाइनिंग, ये थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद रिएक्ट जेएस में जब जाओगे तो रिएक्ट जेएस का भी आपका पूरा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। लेकिन रिएक्ट के साथ रिएक्ट बहुत सारे लाइब्रेरीज मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी प्री रेडीमेड यूआई ऑलरेडी है, अच्छा अच्छा ओके यूआई जो हम लोग एप्लीकेशन डेवलपमेंट में दिखते हैं। तो मतलब बहुत सारे एप्लीकेशंस का जो यूआई जो होता है वो दिखता है। तो उस जो सारा यूआई है उसमें HTML CSS लगा हुआ है, लेकिन उन लोगों का अलग सा स्टाइलिंग है ब्रांड ब्रांड आइडेंटिफिकेशंस के लिए। ठीक है, क्योंकि अलग अलग ब्रांड उसका अलग अलग आइडेंटिफिकेशंस, अलग अलग टाइप का स्टाइलिंग थोड़ा सा दिखाता है। उससे क्या होता है, आइडिया लगता है कि ये इस ब्रांड का यूआई है। ओके। ठीक है। तो सर जैसे अलग अलग, जैसे आप बोल रहे हैं कि अलग अलग फ्रेमवर्क भी बने हैं, बोल रहे हो आप, जैसे अभी स्टेप है तो उससे अलग कोई दूसरा भी फ्रेमवर्क हो सकता है? है तो ओके जैसे ये बूटस्ट्रैप है, वैसे ही MUI बोलकर एक ऐसा ऑप्शंस भी है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ये भी अलग सा यूआई दिखेगा जिसका नाम है मटेरियल यूआई।
इसका जो अगर कंपोनेंट्स में दिखाता हूँ, सेम कंपोनेंट्स आपको दिख जाएगा। बटन ही दिखाता हूँ, अभी बटन दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, एक रिफ्लेक्शन आ रहा है। यस। ठीक है, यहाँ पे भी क्लिक करता हूँ, रिफ्लेक्शन आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बटन में जाके क्लिक करता हूँ, यहाँ पे बटन्स में जाता हूँ, यहाँ पे जाके मैं क्लिक करता हूँ, कुछ रिफ्लेक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो ये बेसिकली ये जो रिफ्लेक्शन वाला जो पार्ट है, ये मटेरियल यूआई का पार्ट है। ठीक है। आपको इसका जो नैप बार है, इसका नैप बार एक्चुअली ऐप बार बोलते हैं, क्योंकि ये बेसिकली गूगल ने बनाया है। ठीक है, गूगल का जो मोबाइल का जो यूआई इंटरफेस है, मतलब एंड्रॉयड मोबाइल का जो इंटरफेस है, वो आपको मटेरियल यूआई में दिखता है। तो उसका जो भी यूआई डिजाइंस है, आप इस मटेरियल यूआई के साथ आपका मैच होगा। ठीक है। तो ये जो मटेरियल यूआई है, ये एक्चुअली एक स्टैंडर्ड है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का M5 शायद होगा, M5, सॉरी M5 नहीं, मेट्रो, METRO, मेट्रो यूआई, ये माइक्रोसॉफ्ट का यूआई है। अरे बाप रे। माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ का यूआई है। कंपोनेंट्स में जाते हैं, ऐप पर दिखाता है, मतलब ऐप पर का अरे प्रीव्यू तो दिखा, प्रीव्यू नहीं दिखा रहा है। डेमो में जाते हैं, तो देखिए बेसिकली यहाँ पे कुछ यूआई का डेमो दिखा रहा है। वैसे ये भी जो दिखा रहा है, तो ये देखिए यहाँ पे जो यूआई दिख रहा है, थोड़ा बहुत विंडोज़ के यूआई के जैसे मैच करेगा। और जो आपका विंडोज़ डेस्कटॉप है, उसके यूआई के साथ थोड़ा सा मैच कर सकता है। ओके। जैसे यहाँ पे विंडोज़ डेस्कटॉप जो है, वो थोड़ा सा ऐसे यूआई है। देखिए विंडोज़ डेस्कटॉप का यूआई दिखा रहा है यहाँ पे। ओके, ये सिंबल दिख रहा है। तो अभी हर एक का यू रहेगा, तो हाउ, तो अभी हाउ मींस आप लोग अभी कौन सा फ्रेम, हाउ डू आई नो दैट कि हम लोग कौन सा फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं? अभी बूटस्ट्रैप, अभी हम लोग बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हैं। हाँ, अभी पर अभी कोई, बूटस्ट्रैप। हाँ, बट जो कंपनी में जाएंगे, कंपनी में आप ऐसे बोल रहे थे कि HTML जावास्क्रिप्ट एंड CSS मिला के रिएक्ट जेएस के कंपोनेंट बनते हैं। ओके, तो रिएक्ट जेएस भी इंटरनल कोई एक फ्रेमवर्क यूज कर रहा होगा कि उसका इंटरनल तो अलग ही रहेगा ऐसे? एक्चुअली क्या होता है, आपको जब भी किसी कंपनी के अंदर जब जाओगे, तो हर एक कंपनी का खुद का यूआई हो सकता है। ओके। खुद का यूआई हो सकता है, तो आपको उसी यूआई के ऊपर ही काम करना पड़ सकता है। देखिए बेसिकली जैसे कि ये तो मटेरियल यूआई जिसका नॉर्मल CSS वैसे यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, बट यहाँ पे जो भी CSS यहाँ पे दिख रहा है अभी यहाँ पे, ये एक्चुअली आपको ये जो ऑप्शंस जो दिख रहा है, ये एक्चुअली रिएक्ट कंपोनेंट्स में दिख रहा है। ओके। ठीक है, तो ये रिएक्ट कंपोनेंट वाला यूआई है। बट बट आपको कैसे पता लगा जैसे रिएक्ट कंपोनेंट वाला गया हमेशा से स्पेशली? क्योंकि बेसिकली यहाँ पे जो ऐप पर जो टैग लिखा है ना, हाँ। ये HTML का टैग नहीं है। ओके। ठीक है, तो ये जब HTML का टैग नहीं है, तो इसका मतलब ये रिएक्ट का ही टैग है। जब ये रेंडर होगा तब ये HTML में रेंडर होगा, लेकिन ये जो टैग है, ये रिएक्ट का टैग है। ओके ओके ओके। तो इसीलिए क्या होता है, ये जो भी चीज़ें हम लोग देखेंगे, वो देखकर पता चल जाता है कि कौन सा चीज़ कहाँ पे कैसे यूज़ हुआ है। और यही सबसे बड़ा एक्सपीरियंस होता है जब आप काम करने जाओगे। क्योंकि देखिए बेसिकली आज सुबह थोड़ा सा मैंने दूसरे लोगों का क्लास ले रहा था, तो मैं उस टाइम पे भी मैंने बोला था कि क्या होता है, मैं बहुत सारा मतलब स्टूडेंट को देखता हूँ जो लोग ऑलरेडी काम मिल गया है कहीं से ना कहीं पे, कैसे ना कैसे करके, लेकिन काम मिलने के बाद जॉब सपोर्ट के लिए पूछता है। ये बहुत बुरा लगता है। मतलब जो लोग ऑलरेडी प्रैक्टिकली काम करके इंडस्ट्री में घुस चुके हो, कैसे क्यों जॉब सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगा अगर आपके पास नॉलेज है तो।
क्योंकि नॉलेज है इसलिए तो आपको जॉब मिला है ना। करेक्ट। तो अगर नॉलेज है तो आपको जॉब सपोर्ट क्यों चाहिए, क्योंकि काम तो आपका है। करेक्ट। तो ये बहुत सारा कॉल मेरे पास आता है, खास करके हैदराबाद लोकेशन से। अरे सर, हैदराबाद का नाम ही मैंने सुना है बहुत। हम लोग की तरह ऐसे हैदराबाद का रिज्यूम रहे तो उसको एक्सेप्ट लेते ही नहीं। जो कम फ्रॉम द हैदराबाद ना, उसके हम्म, लिए रिज्यूम उसको क्वालिफाई नहीं करते। हम्म। एचआर ने बोल के रखा है हमें, हैदराबाद का कोई भी रिज्यूम मतलब। क्योंकि हैदराबाद के लोकेशन से मुझे बहुत ज़्यादा जॉब सपोर्ट के कॉल आता है, और उधर बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है, बट मुझे पता नहीं लगता कि वो लोग सीखा कैसे रहता है। और मेरे पास एक हैदराबाद का एक लड़का भी ट्रेनिंग कर रहा है अभी। ओके। मतलब बेसिकली वो लड़के को पता नहीं क्या समझ आता है। बेसिकली मैं जो चीज़ समझाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि हाँ प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, हाँ। प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करता नहीं है वो, चाहता है कि मैं रोज़ दिन उसको क्लास कराऊँ। और ऐसे मैं करते जब हैं। उसको रोज़ दिन भी क्लास कराता हूँ तो बेसिकली कुछ प्रैक्टिस ही नहीं करता है। मैं तो मतलब इतना मतलब उसके ऊपर गुस्सा हो गया कि मैं उसको अभी फिर बोल दिया कि अगर क्लास लेना है तो हर क्लास में मैं चार्ज करूँगा, हर क्लास में मैं चार्ज करूँगा। क्योंकि तुम्हारे दिमाग में सिर्फ पैसे और वही चीज़ आता है, काम करना नहीं आ रहा है। पैसे दोगे तो शायद काम करना सीखोगे, यस। क्योंकि पैसे जा रहा है हर क्लास में। क्योंकि मैंने उसको इतना प्रैक्टिस करने बोलता हूँ, करता ही नहीं है। क्या करें सर, कुछ कुछ बंदों को लगता है कि सब कुछ इजी मिलता है, पर इजी नहीं है सर। तो हैदराबाद लोकेशन से, हाँ, और बहुत सारा है भी जो हैदराबाद लोकेशन से भी है, जो बाहर में हम्म। जाके बैठे हैं। कुछ कुछ को मैंने भी ट्रेनिंग कराए। हम्म। अ, उन लोगों को 2 3 4 दिन का क्लास करा दिया बस, हाँ। उन लोगों का हो गया, अच्छे से सीख गया। ये भी हुआ है। बट बेसिकली हैदराबाद में जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रहते हैं ना, वो हम्म। लोग पता नहीं क्या करते, जिसके बाद में बोलते कि जब मुझे कॉल करते हैं बोलते कि हाँ मुझे सब कुछ पता है, तो काम क्यों नहीं हो रहा है, काम तो तुम्हें करना चाहिए। नहीं, करेक्ट। आप जॉब सपोर्ट आप दोगे कि नहीं बताओ। नहीं दूंगा, जॉब सपोर्ट तो नहीं मिलेगा भाई। मैं जॉब सपोर्ट नहीं दूंगा, उन दूसरे किसी को ढूंढो, जाओ। क्योंकि जब आपको सिखा रहा हूँ तो आपको प्रॉपर नॉलेज दूंगा ना। यस। और प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा सर, विदाउट प्रैक्टिस नहीं मिलेगा आपको कुछ भी चीज। तो वही हो रहा है। आजकल के जनरेशन ऐसे ही सर, उनमें क्या, पैसे के लिए दौड़ते सब में से। पैसा चाहिए, पैसा चाहिए सब। तो बेसिकली यही मैं चीज़ें दिखा रहा हूँ कि देखिए बेसिकली यहाँ पे जो भी डिज़ाइन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, हम्म। यहाँ पे बूटस्ट्रैप में आपका मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्लासेस और उसका जो ओके। स्ट्रक्चर, ये सबसे बड़ा चीज़ है। तो यहाँ पे आपको बूटस्ट्रैप में काम करने के लिए कोई भी साइट का जो डिज़ाइन करना है, लेआउट, कंटेंट, फॉर्म्स। फॉर्म्स बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पे जो फॉर्म जो डिज़ाइन है, ये फॉर्म हम्म। डिज़ाइन आप नॉर्मल फॉर्म डिज़ाइन करने जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जब ऐसे ये चीज़ को कॉपी पेस्ट करके करोगे तो ये अच्छा यूआई दिखने लगेगा, जो प्रोफेशनल लुक्स आएगा। और ओके। धीरे धीरे करके इसका बेहतर हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको सबका एक स्ट्रक्चर, प्रॉपर स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, जिसको यूज़ करोगे धीरे धीरे करके तो आपको एक अच्छा खासा यूआई दिख जाएगा। और ये सीखने में या सिखाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको अलग अलग पेज बनाना है और जो जो कंपोनेंट्स आपको चाहिए उस कंपोनेंट को जस्ट कॉपी करना है और उसके रेस्पेक्टिव आपको मॉडिफाई करना है जो भी यस। आपको चाहिए। इसी हिसाब से पेज का जो डिज़ाइन है वो बनेगा। तो यही होता है ऑलमोस्ट इन चीज़ें। इसके बाद यहाँ पे जो हेल्पर्स है, हेल्पर जो है, हेल्पर बेसिकली जैसे कि हम लोग क्लियर मैंने डिप डाला था हाँ, लेफ़्ट क्लियर राइट रीडर को था मैं। लेफ्ट सेट राइट करने को के लिए। यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए। वही सेम चीज़ क्लियर फिक्स का नाम पे है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारा अलग अलग आपको हेल्पर क्लास मिल जाता है। हेल्पर क्लास मीन्स जस्ट क्लास जो हम लोग लिखते थे, वही सेम चीज़ है। यहाँ पे जैसे ही हम लोगों को कलर करना है तो कलर करने के लिए, जैसे हम लोगों को टेक्स्ट कलर करना है तो टेक्स्ट कलर करने के लिए टेक्स्ट,
बीजी प्राइमरी, टेक्स्ट बीजी प्राइमरी, प्राइमरी जैसे ही लिखा बैकग्राउंड टेक्स्ट, कलर प्राइमरी है। तो यहाँ पे टेक्स्ट बीजी प्राइमरी से क्या हुआ, ये इसको पता चला कि प्राइमरी कलर मतलब बैकग्राउंड में नीला कलर होगा और इसके ऊपर टेक्स्ट जो होगा वो वाइट होगा, तब जाके ये दिखेगा। अदरवाइज अगर ओनली बीजी प्राइमरी देते तो बैकग्राउंड कलर ओनली आपको पीछे में चेंज दिखता, लेकिन जैसे ही आपको टेक्स्ट जो है वो आपको सही नहीं दिखता। ठीक है, ओके तो इसीलिए टेक्स्ट बीजी प्राइमरी देने से वो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट कलर को भी एनहांस कर देगा एज पर ओके रिक्वायर्ड। तो इसी हिसाब से टेक्स्ट बीजी करके ये नया क्लास एक्चुअली ऐड हुआ है, पहले मैंने देखा नहीं था। तो कुछ कुछ नया एडिशंस हमेशा होते रहता है, जिससे ये जो कंटेंट है ये विजिबिलिटी में बेहतर दिखता है। उसके बाद कलर्ड लिंक, जो भी हम लोग लिंक यूज़ कर रहे उस लिंक को भी कलराइज करके अच्छे से दिखाने का काम है। और अगर हम लोग अपने हिसाब से भी कुछ कलर को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, वो तो मैंने दिखाई दिया था ओवरराइट कैसे करते यस, हैं। या ठीक है, तो उस तरीके से हम लोग इसको ओवरराइट करते हैं। फोकस रिंग क्या है? अच्छा, ये जैसे ही क्लिक किया इसका जो आउटपुट में जो दिख रहा है वो बेसिकली फोकस रिंग है। ओके फोकस करना। ठीक है, तो ये जो फोकस रिंग है ये शायद इसी पर्टिकुलर थिंग में चीज़ों में ये आ रहा है। ठीक है, तो ये फोकस रिंग जो है इसका कलर चेंज हो रहा है। फोकस रिंग ग्रीन, और यहाँ पे ये जो स्टाइल डाला हुआ है ये BS करके, ये बेसिकली जो है ये एक्चुअली HTML का CSS वेरिएबल है। ये एक्चुअली CSS वेरिएबल है, CSS में भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। ये ओके CSS 3 में अगर हम लोगों को ये जो कलर लिखा हुआ है इसको अगर यस हम लोग एज ए वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस माई COLOR कलर करके यहाँ पे ये कलर डाल देते हैं। उसके बाद ये जो कलर है इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे भार करके ऐसे ये कलर को यूज़ किया जाता है। अच्छा, ये कलर डिफाइन करने का तरीका क्या है? रूट करके इसके अंदर ये इसको डाला जाता है। ओके ठीक है, तब जाकर आपका ये जो कलर जो बैकग्राउंड है वो आपको ऐसे दिखेगा। मतलब एक बार वापस थोड़ा रोड वाला इधर दिखा मैं दो। पहले दिखा लेता हूँ, यहाँ पे देखिए किस तरह यूज़ हुआ है। ठीक है, जो डायरेक्टली कलर यूज़ होता था, मतलब जो डायरेक्ट मैंने कलर जो है यहाँ पे डाला था उसको अगर हम लोग CSS वेरिएबल यूज़ करके करेंगे तो इस तरीके से CSS वेरिएबल डिफाइन किया जाता है। एडवांटेज कैसा है इसमें? तो अभी जैसे मैं डायरेक्टली डाल सकता हूँ दोस्त। इसका एडवांटेजेस यही है कि आप उनका पूरा जो UI है आपने कुछ स्कीमा के ऊपर बेस करके बनाया। ठीक है, तो जैसे ही आपका एज ए वेरिएबल आप यूज़ करके सारी जगह पे दोगे तो जस्ट आपको एज पर आपका रिक्वायर्ड आप चाह रहे हो कि इसको थोड़ा सा दूसरा कलर में दिखाओ तो तुरंत क्या है आप इस जगह पे चेंज करके सेव कर देते हो, तो आपका जो कलर आउटपुट है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा तुरंत। ओके 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 ओके। और वही कलर मैं सब जगह यूज कर सकता हूँ, हाँ, फॉर्मेट जितनी भी जगह पे आप वो वेरिएबल यूज़ तो किए, जो वेरिएबल कॉल करना पड़ेगा मुझे। जितनी जगह पे आप वो वेरिएबल को यूज़ किए वो उतने सारी जगह पे आपका ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। ओके 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 तो ओके इसीलिए नॉर्मली। इसलिए ये जो स्कीमेटिक जो ऑप्शंस है, मतलब इसको स्कीमेटिक ऑप्शंस बोलते हैं, जिससे क्या होता है हम लोग एक पैटर्न सेट कर सकते हैं, उस पैटर्न के थ्रू हम लोग का जो कलर है वो अपग्रेड होता है। सर एक मिनट, एक कॉल आ रहा है मुझे, कॉल अटेंड करता हूँ। हम्म।
हेलो। हाँ। हाँ सर, ओके सर, अभी कलर चेंज किया हम लोग ने। ओके। सर इम्पोर्टेंट इज लाइक ओवरराइड लाइक बिकॉज आपका जो इम्पोर्टेंट मैंने दिखाया था ना कैसे, क्यों इम्पोर्टेंट क्या ठीक है, था। क्योंकि उनका सीएसएस का खुद का रहेगा, बट आपको देखिए मेरा बेसिकली, इम्पोर्टेंट नहीं चाहिए। जैसे ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं यूज़ करेंगे तो यहाँ पे यस। ऑलरेडी जो यूटिलिटी क्लास है मतलब बूटस्ट्रैप का, उधर भी बूटस्ट्रैप। इम्पोर्टेंट लगा हुआ था। यस। तो बट उसमें क्या हुआ था, मैं जैसे विदाउट इम्पोर्टेंट अगर मेरा कलर डालता हूँ तो वो नहीं चेक मतलब नहीं आने देता है। ओके। जो इम्पोर्टेंट है उसी को आने देता है। तो मैं बोल रहा हूँ नहीं, मेरा जो कलर है उसको इम्पोर्टेंस दो, तो तब जाके वो मेरा जो कलर है उसको इम्पोर्टेंस दिया। तो इसलिए तो मुझे और इम्पोर्टेंट को रिमूव इम्पोर्टेंट करने के लिए मुझे भी इम्पोर्टेंट लगाना पड़ेगा। और ऐड करना पड़ेगा, ओके, और इम्पोर्टेंट यहाँ पे निकाल। देखिए बेसिकली बी एस डार्क RGB, ये यहाँ पे वेरिएबल यूज़ किया है। यस। ठीक है। तो क्योंकि बेसिकली क्या है, ये जो कलर आप देखिए यहाँ पे भी ऐसे बहुत सारा CSS वेरिएबल यूज़ किया गया है। तो ये भी एक नया टॉपिक है जो आपको पहले मैंने बताया नहीं था। बट ऐसा बहुत सारा चीज़ें हैं जो HTML3 में अटैच हुआ है। जैसे दिखेगा वैसे मैं बताते जा रहेंगे। ओके चलेगा सर। पर सर अभी ये जो HTML3 में जो अटैच है, अभी रिएक्ट जेएस में भी मीन्स अभी हम लोग जो HTML पढ़ रहे हैं, ओके, दैट इज सारे हम्म। वेरिएबल है, हम्म। बूटस्ट्रैप पढ़ रहे हैं, हम्म। ओके। बूटस्ट्रैप के बाद खुद का वो CSS रहता है, वो हम लोग कॉल करते हैं। तो रिएक्ट जेएस का भी अभी वेरिएबल भी मीन्स वही HTML बेस रहेगा, करेक्ट? देखिए पॉइंट। बेसिकली जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो हाँ। वो हर जगह पे यूज़ होगा। ओके। हर जगह पे आप एंगुलर में काम करो, रिएक्ट में काम करो, व्यू में काम करो, वॉट एवर रिएक्ट में काम करो, जहाँ पे भी आप यूज़ करोगे ये सारा चीज़ आपको हर जगह पे यूज़ होगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल है। ठीक है। ओके। ये आपका यूनिवर्सल है, आपको ये सारा जगह पे आपको ये दिखेगा। लेकिन जब आप रिएक्ट में काम करोगे तो ओनली रिएक्ट का वाला जो प्रोसीड्यूर है रिएक्ट कंपोनेंट्स के लिए, रिएक्ट एप्लीकेशंस के लिए एप्लीकेबल होगा। जब आप एंगुलर में काम करोगे तो एंगुलर में काम होगा। लेकिन उसका जो UI वाला पार्ट जो है जहाँ पे डिज़ाइन यस। अप्लाई हो रहा है, बेसिकली काम कहाँ पे होता है बेसिकली इंडस्ट्री में, जैसे ही आप किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकली जब इम्प्लीमेंट कर रहे हो सकता है दो तरीके से आपका काम हो सकता है। एकदम फ्रॉम स्क्रैच आप डेवलप कर सकते हो, या आपको पहले से बना हुआ कुछ प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है या कहीं पे बग फिक्सिंग करना है। ओके। अगर पहले से बना हुआ प्रोजेक्ट है जहाँ पे आपको मॉडिफाई करना है और बग फिक्सिंग करना है तो डेफिनेटली उसके लिए तो आपको और भी बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए, क्योंकि जो यस। आपको फिक्सिंग करना है वो फिक्सिंग ज़्यादातर मैंने जो देखा हो थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट फंक्शनलिटी में हो सकता है, थोड़ा सा HTML CSS के अंदर हो सकता है बग फिक्सिंग, जो मैंने देखा ओके। हुआ। तो ये सारा चीज़ अगर आपको करना पड़ेगा तो डेफिनेटली आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। ओके। अगर ये आपको अच्छे से नॉलेज ना हो तब आप डेफिनेटली इसके बारे में बहुत अच्छा खासा काम नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा नॉलेज लेने के लिए, बहुत अच्छे से काम सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको डेफिनेटली आपको क्या बोले करना, मतलब HTML CSS जावास्क्रिप्ट तो आना ही चाहिए। ओके। HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप ये आपको बेसिक नॉलेज है जो लगेगा ही लगेगा। लगे ओके तो। यस। क्योंकि बेसिकली देखिए यहाँ पे ये है, जैसे मैंने मेट्रो UI दिखाया, ठीक है। हाँ, बटर यूआई, यस यस। मेट्रो UI या कुछ भी UI मैंने जो भी दिखा रहा हूँ, जैसे ही आप वो सारे UI को अगर ओपन करके उसके ऊपर काम करने जाओगे, जैसे ये UI के ऊपर कुछ भी UI के ऊपर अगर काम करने जाओगे तो तुरंत आपको क्या दिखेगा, UI यूज़ करने के टाइम पे तुरंत आपको जो दिखेगा यहाँ पे आपको सारे कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, ठीक है। ओके। कॉमन CSS करके मैं यहाँ पे CSS या तो CSS सारा कलर वाला ऑप्शन दिखा रहा है, कंपोनेंट्स में जाते हैं तो आपको यहाँ पे कंपोनेंट्स में थोड़ा बहुत कंपोनेंट्स का डिज़ाइन कहाँ पे है पता नहीं, दिखा नहीं रहा है क्यों डेमो में। UI कहाँ पे है, UI सैंपल नहीं दिखा रहा है, होगा नीचे। UI सैंपल नहीं दिखा रहा है ये लोग।
जिससे बूटस्ट्रैप नहीं दिखा रहा था, वो क्योंकि दिखा रहा मैं था क्या? क्योंकि मैंने बहुत दिनों से ये मेट्रो यूआई का ये जो साइट है मैंने विजिट नहीं किया था। ओके। पहले दूसरे जैसा दिख रहा था, अभी दूसरा दिखा, अपडेट किया है बहुत कुछ। तो जो भी है, बट बेसिकली यस। यहाँ पे जो भी यूआई दिख रहा है, जो भी यहाँ पे चीज़ें दिख रहा है, देखिए बेसिकली यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है। ऐप बार, ऐप पर डीबी एप्लीकेशन बार हुआ। डेटा रोल दिख रहा है। डेटा रोल बेसिकली ये क्या है, डायनेमिक पार्ट है। डेटा ओके। रोल डायनेमिक पार्ट है जो कि जावास्क्रिप्ट से इन्फ्लुएंस्ड है। ओके। जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा जो डिज़ाइन इंटरेक्शन जो है वो चेंज होगा थ्रू जावास्क्रिप्ट के हिसाब से। लेकिन ओके। इसके अंदर जो क्लासेस वाला पार्ट है, उस क्लासेस वाला पार्ट में कुछ चीज़ है जो आपका यूआई में इफेक्ट आएगा। तो ये क्लासेस वाला पार्ट में अगर कुछ भी चेंजेस करना है, थोड़ा सा कलर चेंज हो या स्टाइल चेंज हो, टेक्स्ट फॉन्ट चेंज हो, कुछ भी हो, तो क्या करना है आपको, इसको इस क्लास को अपने CSS फाइल में रीराइट करना होगा। उसके ऊपर आपको जो अपडेट करना है करेंगे। करेक्ट। तो बेसिकली यही चीज़ है जो हम लोग एक्चुअली काम करते हैं। तो इसलिए हम लोग को स्ट्रक्चर जो है HTML CSS का ही है, लेकिन इसके जो ओवरलैप है, जो एक्स्ट्रा बियॉन्ड इसके ऊपर जो है, वो चीज़ बेसिकली मैटर करता है। तो यही ओके। नहीं है कि यहाँ पे ओनली एक यूआई से आपका काम चल रहा है। एक यूआई जो है वो बेसिकली आपका बेसिक है। उसके बाद आपको अगर और भी अच्छा नॉलेज लेना है और अच्छे से सीखना है, तो कॉम्परेटिवली आपको और भी बहुत सारा चीज़ें जानना चाहिए। तब जगह क्या होता है, ओके। आपको बहुत अच्छा खासा नॉलेज आता है। ओके। सर जैसे ऑनलाइन भी कुछ ऑनलाइन भी है ना सर, जैसे ऑनलाइन HTML लर्निंग, जैसे इफ यू डोंट हैव द VHS का कोड, मतलब आपके पास VHS नहीं रहेंगे, तो पाइथन में है ना, पाइथन ऑनलाइन हम लोग पाइथन में कोड लिखते हैं और इमीडिएटली दिखाते हैं। वैसे ऑनलाइन भी HTML कुछ है क्यों? ऑनलाइन HTML CSS। ऑनलाइन में जैसे ऑनलाइन में वेब ब्राउजर में जाके हम लोग पाइथन में कैसे करते सर? हम लोग ऑनलाइन पाइथन कोड लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली एक साइड ओपन होता है, एक जगह पे लेफ्ट साइड पे कोड लिखते हैं, राइट साइड पे उसका आउटपुट आता है। ऑनलाइन कोड एडिटर तो है हाँ डेफिनेटली, हाँ। यस। बट मैंने वो ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ। ओके ओके ओके। ऑनलाइन ये जो कोड पेन है, कोड पेन। ओके कोड पेन काफ़ी अच्छा है वेबसाइट डिज़ाइनर्स के लिए। आप ओके इसमें जाके आपको डिज़ाइन का जो चीज़ है आपको ये मिल जाता है। एक जगह पे HTML, दूसरी जगह पे CSS, और उसके बाद जैसे जावास्क्रिप्ट। ओके। ना तो आपको साइन अप करके आप अपने हिसाब से आप यहाँ पे डिज़ाइन करके देख सकते हो एक ही जगह पे। ओके। तो ये ऑनलाइन कोड पेन जो है, ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो आप मैंने ये इसका जो सैम्पल कोड है, इसको आप हाँ। कहीं पे भी एम्बेड भी कर सकते हो। ओके। ठीक है, तो ये कोड पेन यूज़ करके यहाँ पे एम्बेड होता है। उसके बाद और क्या बोलते है कुछ कुछ चीज़ें। बूटस्ट्रैप पे थोड़ा पढ़ना पड़ेगा थोड़ा मुझे और। हाँ बहुत तो बहुत बड़ा है बूटस्ट्रैप, बहुत बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है सर, नहीं, नॉट लाइक। इतना खास बड़ा नहीं है, बहुत ओके। सिंपल है। ठीक है, पहले ही दिमाग में इतना कुछ बैठा मत लीजिए कि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। देखिए वैसे जैसे ही आपने रिएक्ट सीखने का मन बना लिया, हाँ। तो आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, ये आपको मान के चलना पड़ेगा। चलेगा सर। यस। ठीक है, हाँ डेफिनेटली अगर मेरे पास आए तो मैं पूरा चीज़ सिखाने वाला हूँ, लेकिन शायद दूसरे ट्रेनर के पास जाएगा तो वो आपको सिर्फ रिएक्ट सिखा के भगा देगा। वेरी ट्रू। रिएक्ट सिखाएगा, और रिएक्ट के पहले थोड़ा सा प्री बेसिक्स के लिए थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन दे देगा, हो गया रिएक्ट ख़त्म। लेकिन अल्टीमेट जो काम करने का जो चीज़ है वो आप सीखे ही नहीं है। करेक्ट। तो बेसिकली क्या है, मैं ये सारा चीज़ किस लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि इससे मेरा ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं है। लेकिन इससे क्या है आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग होगा क्यों, किस लिए, कौन सा चीज़ बनेगा।
करेक्ट, ट्रू, वही हो रहा है सर। जैसे अभी फोकस, अभी जैसे आपने मुझे बताया फोकस करके, आपने जो मुझे फंक्शनलिटी बताया, तो भाई ऐसा भी है वैसा भी है, पता चलता है कि नहीं। ठीक है, कोड तो है, कोड थोड़ा कॉपी पेस्ट करके कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बट ओके दिस इज लाइक दैट, फोकस करके स्टेज है, ऐसे बहुत सारे फंक्शनलिटी आपने बताया मुझे अभी। इमेजिंग रोल आउट होते हैं, टाइम का भी मेंशन किया है। ओके। बेसिकली क्या है, हम लोगों को धीरे धीरे करके आगे बढ़ते ही जाना पड़ेगा, क्योंकि यस। बेसिकली क्या है, मैंने इस को थोड़ा सा आज भी थोड़ा सा क्यों इसको रिकंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा इसका बेसिक्स जो है इसको समझा देना चाह रहा था। ओके। इसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन कब करेंगे पता है? जब हम लोग रिएक्ट करेंगे तो उसी टाइम पे। ओके। क्योंकि बेसिकली क्या है, मुझे यहाँ पे पूरा पेज का जाकर डिजाइन करता हूँ मैं HTML CSS यूज़ करके, तो क्या होगा, एक ही पेज के अंदर बहुत सारा चीज़ें लिखना पड़ेगा जो देखकर आपको बोरिंग लगेगा, क्योंकि एक ही पेज के अंदर सारा चीज़ आएगा। जब HTML में डिजाइन करते हैं, जो भी पेज का डिजाइन करेगा, जो भी स्ट्रक्चर बनेगा पूरा पेज का, वो पूरा एक HTML पेज के अंदर ही पूरा आएगा, जो आज के डेट में उतना अच्छा लगता नहीं है लोगों को। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ हम लोग काम करना पसंद करते हैं। तो इसीलिए ही एंगुलर आया, इसीलिए रिएक्ट आया, इसीलिए व्यू आया, क्योंकि ये क्या करता है हम लोगों को, जैसे यहाँ पे कोड चंक जो है अलग अलग ब्रांचेस में दिया हुआ है, वैसे ही सेम चीज़ है कि हम लोग जब रिएक्ट में काम करते हैं तो रिएक्ट में अलग अलग चीज़ों को डिजाइन अलग अलग फाइल में रखते हैं, जो मिलकर एक जगह पे एक पूरा साइट दिखता है। ओके। जिससे क्या होता है, हम लोगों का काम करने का जो एफिशिएंसी है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, और काम भी बहुत बढ़िया रहता है। लेकिन यहाँ पे जो HTML CSS जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा विदाउट HTML CSS आपका काम कभी भी सही नहीं होने वाला। ठीक है, ओके। तो ये एक्चुअली मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है, राइट। करेक्ट। तो इसको सीखने के चक्कर पे कंफ्यूज मत हो जाना कि बहुत कुछ है। हाँ, डेफिनेटली बहुत कुछ है, बट मैं जितना आपको दिखा रहा हूँ उतना ही कम करिए, आपका चलेगा। काम निकल जाएगा। और सबसे बढ़िया चीज़ यही है कि मैं W3 स्किल्स को इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि एज ए बिगिनर आपको यहाँ पे बहुत कुछ नहीं सिखाता है, लेकिन जितना कुछ सिखाता है उतना काम पे लग जाता है। यस। क्योंकि यहाँ पे कंटेनर है, ग्रिड बेसिक्स है, टाइपोग्राफी है, कलर्स यस। है, ऐसे करके यहाँ पे जो भी चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा है, थोड़ा सा ये चीज़ों को आप थोड़ा सा फॉलो करोगे तो आपका काम बन जाएगा। इसके ओके। बियॉन्ड भी बहुत सारा चीज़ है जो बूटस्ट्रैप में है, लेकिन वो वो जैसे। बेसिकली एडवांस लेवल के लिए आपका एप्लीकेबल है, करंट सिचुएशन में नहीं है। और यहाँ पे जो भी चीज़ लिखा हुआ है ये भी बहुत सारा डिटेलिंग के साथ दिया हुआ है, बट जस्ट यहाँ पे जो जैसे दिया है उसको समझे और उसको कॉपी पेस्ट किए, काम हो जाएगा। यस यस यस। बेसिकली जो काम पे लगता है वही यहाँ पे दिया हुआ है, बस। और क्या, मैंने भी वही कर रहा हूँ अभी। करेक्ट हर एक करेक्ट। चीज़ को मैं पकड़ पकड़ के अगर मैं सिखाने जाऊँगा तो टाइम नहीं नहीं लगेगा। नहीं। नहीं नहीं सर, जरूरत भी नहीं। आप मुझे वही बता दो कि वही, अभी वही मैं बोल रहा हूँ, अभी मैं भी पढ़ रहा हूँ साइड बाय साइड, मुझे मालूम पड़ता था, अभी नहीं। तो पढ़ने के थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, और तो क्योंकि बेसिकली आपको जब बूटस्ट्रैप में घुसोगे, बूटस्ट्रैप का जो ऑफिशियल साइट है इसमें जब घुसोगे, तब आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखेगा, तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आएगा। जैसे ही ओके। आपको इसके अंदर में घुसोगे तो आपको जिस्ट मिलेगा जो एक्चुअल काम पे लगता है। लेकिन इसको प्रेजेंटेबल वे में कैसे सेटअप करना है, डिज़ाइन कैसे करना है, उसके लिए तो मैं ट्रेनिंग करा रहा हूँ। ओके। क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो को भी कोड मिल रहा है, क्योंकि उधर भी जो HTML CSS का जो भी कोड मिल रहा था, मैं हमेशा से आपको शुरू से लेकर आज तक मैं हमेशा जिस्ट कर रहा हूँ कौन सा चीज़ काम पे आता है, कौन सा चीज़ नहीं काम पे आता है, और कितना चीज़ें सीखना चाहिए। ठीक है ना। करेक्ट। यस तो सर। इसीलिए बेसिकली ज़्यादा टेंशन मत लेना चाहिए, जितना ज़रूरत है उतना ही लीजिए, काम हो जाएगा। बराबर है। क्योंकि मैंने हर एक चीज़ को एक्सप्लोर करके आपके सामने खोल सकता हूँ, उसका मॉडिफिकेशन मुझे काफ़ी अच्छे से आता है हर एक चीज़ का। लेकिन उतना करके कोई फ़ायदा नहीं है जब आप सीख रहे हो। आपको अभी सीखना क्या है, काम करना, यस। बस काम करिए। अपने आप उसका बियॉन्ड जो चीज़ लगेगा, एक बार आप जब अप्लाई करना सीख जाओगे
तो उसको खोदना भी सीख जाओगे कि उस क्या चीज़ निकलेगा और कैसे निकलेगा, क्योंकि वो मैंने दिखा रहा हूँ ना यस यस। लोगों को। जो चीज़ मैंने देखता हूँ वो लोगों को काम नहीं आता है। सारा चीज़ सीख लेते हैं लेकिन काम करना नहीं आता है। नहीं नहीं, वही बोला एक्चुअली 80%, 80% ही इम्पोर्टेंट, 20% इम्पोर्टेंट सर, 80% जैसे एक्सटेंडेबल है सब। कैसे होता है सर, कुछ कुछ लोग हैं ना, जैसे अभी मुझे मालूम है, मेरा दर्द थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो पता चलता है क्या करना है क्या नहीं करना है। आपने मुझे कल बताया था, वर्ड समझ में है तो फाइट मार सकता हूँ ऐसे। क्योंकि बेसिकली देखिए आप पाइथन में काम कर रहे हो लेकिन पाइथन का 20% ही आप जानते हो, यस यस ट्रू। या उससे भी कम। हो सकता है, क्योंकि मैं डेटा फ्रेम में ज़्यादा ज़्यादा काम करता डेटा हूँ जैसे। डेटा फ्रेम मतलब पेंडास यूज़ करते हो। पांडास यूज करता हूँ, वही काम है, डेटा एनालिटिक डेटा वही। लेकिन मैं पाइथन डेवलपर नहीं हूँ। यस यस। तब पर भी मैं, आप कौन सी चीज़ यूज़ कर रहे हो, क्या यूज़ कर रहे हो, मैं तुरंत बोल दे रहा हूँ। कैसे सर, एक्चुअली वही होता है सर, आपका प्रोफेशन ही सबसे बेस्ट है। ये ना, आपका प्रोफेशन ही ऐसे लर्निंग एटीट्यूड का है। मेरा भाई ठीक है, अपने काम के लिए जितना किया वैसे अरे टू टाइप एटीट्यूड रही थी। एक्चुअली क्या होता है, मेरा इसलिए मैं हर एक चीज़ को जान पाता हूँ हाँ, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा सीखना ही है। रिसर्च करता हूँ, इतना ज़्यादा काम करता हूँ। मतलब एक्चुअली क्या होता है देखिए, बोलते हैं ना लर्निंग इज़ मनी। यस। क्योंकि मैं हर दिन लर्न करता हूँ इसलिए मैं कमाता हूँ। ये मेरे लिए बैठता है। मैं लर्न करता हूँ इसलिए मैं कमाता हूँ। यस। क्योंकि अभी कुछ दिनों से मैं कुछ एआई बॉट्स बना रहा हूँ। ओह। ठीक है, मैं कुछ दिनों से एआई बॉट्स बना रहा हूँ, एआई ऑटोमेटेड सिस्टम बना रहा हूँ। तो इसके लिए मुझे ये पाइथन, जावास्क्रिप्ट, पीएचपी के बहुत सारे चीज़ें के ऊपर मुझे रिसर्च करना पड़ रहा है इस सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन को डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट चीज़ है, लेकिन उसके साथ तो पुराना भी चीज़ कनेक्टेड है, तो ऑटोमेटिकली आ जा रहा है। सही बात है, बेस आपका बेस बहुत क्लियर है सर, तो लिखते पर। लिंकअप तो होगा ही, क्योंकि मैंने पहले, जब मैंने शुरुआत में जब काम स्टार्ट किया था ना, मुझे ये बहुत कन्फ्यूज़न रहता था इस सारे चीज़ के ऊपर। तो मैं हमेशा मैं अपने सर से भी पूछते थे, बहुत सारे लोगों से जब मैंने ट्रेनिंग लेता था उस टाइम पे, तो ना मैंने पूछा था कि ये कैसे काम करता है, ये कैसे, वो होता है, बस यही बात बोलते थे, होता है, कैसे होता है वो पता नहीं था नहीं, उन लोगों कैसे को। होते हैं बता। यस यस। बट मैंने तो छोड़ने वाला नहीं था कि कैसे होता है वो तो मुझे पता करना ही है। तो धीरे धीरे करके मुझे सारे ब्रिजेस का पता चला, क्योंकि बेसिकली ब्रिजेस क्या है, जैसे कि आपने एक टेक्नोलॉजी के साथ दूसरे टेक्नोलॉजी में आपका जो कनेक्शंस है बनता है, क्योंकि आपका मान लीजिए कि ये एक टेक्नोलॉजी से साइड बन रहा है, दूसरा कोई दूसरा टेक्नोलॉजी से साइड बन रहा है, लेकिन एक ही साइड के अंदर दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, कैसे दोनों एक साथ में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर कनेक्ट नहीं करना आता है, अगर आपको एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म को कनेक्ट करना नहीं आता है, तो आप कुछ नहीं जानते हो। ओके। क्योंकि बेसिकली अगर आपको एक प्लेटफॉर्म से दूसरा प्लेटफॉर्म, एक टेक्नोलॉजी से दूसरी टेक्नोलॉजी के अंदर माइग्रेट करना नहीं आता है, तो आप क्या जानते हो बताओ। नहीं यार। मुझे तो लगता है नहीं कुछ पता है, क्योंकि नहीं नहीं बेसिकली नहीं। आपको एक ही चीज़ आता है। जो चीज़ आपको अगर बोला कि कल से ये इस चीज़ में काम नहीं होगा, तो क्या करोगे, निकल आ जाओगे। यस लेकिन करेक्ट। अगर आपको पता है, ठीक है, उसका नेक्स्ट वेरिएंट, नेक्स्ट टेक्नोलॉजी यही है, इसके साथ इस तरीके से कनेक्ट होता है, ठीक है, हो जाएगा। उसको भी पोर्ट कर देंगे, और नया टेक्नोलॉजी जो आप बोल रहे हो उसको भी आप कर देंगे, हो गया ट्रू। काम। तो ये चीज़ मुझे ढूंढने में काफ़ी टाइम लगा था, लेकिन जैसे ही मैंने ढूंढ पाया ना, मुझे उसके बाद से मैं लिमिटलेस हो चुका हूँ। उसके बाद से ओके। मुझे ऐसा कोई भी चीज़ नहीं लगता कि जो मुझे नहीं आता है। मैं हमेशा उसको बाद से मुझे इन चीज़ों को बहुत क्लियरली मैं समझ पाता हूँ कि कौन सा चीज़ किस लिए यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है। क्योंकि ये जब आपको क्लियर हो जाएगा ना, ब्रिज, क्योंकि एक एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जाने के लिए आपको ब्रिज चाहिए।
करेक्ट सर। तो वो ब्रिज अगर आपको पता है तो डेफिनेटली आपको काम करने में ज़्यादा दिक्कत आएगा नहीं। लेकिन आपको अगर ब्रिज ही पता नहीं है तो जितनी भी आप सीख लो कोई काम का नहीं है। हम्म। तो इसलिए आपको हमेशा ब्रिज का नॉलेज होना चाहिए। और ब्रिज कैसे बनता है प्रोग्रामिंग में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में? ब्रिज का कनेक्शंस बनता है एपीआई से, रेस्ट ओके। एपीआई। जो रेसिप पे। रेस्ट एपीआई आज के डेट में, पहले सोप एपीआई था जो एक्सएमएल से होता था। एक्सएमएल और जेसन, ये जो दो फाइल है या कुछ भी फाइल है, वो फाइल ही बेसिकली एक ब्रिज का काम बनता है, एक टेक्नोलॉजी से दूसरे टेक्नोलॉजी में जब डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। ओके। तो बेसिकली आप जब पाइथन में कुछ डेटा जनरेट किया, वो किसी न किसी फाइल में आप सेव किया, उसी फाइल को दूसरा टेक्नोलॉजी में जब आप एक्सेस करोगे तभी जाके दोनों का टेक्नोलॉजी एक साथ मर्ज कर पाएगा। सबसे आसान कैरी फॉरवर्ड होता है जेसन के थ्रू। अदरवाइज कुछ भी फाइल आप उसको एज ए ब्रिज यूज़ कर सकते हो। ओके। क्योंकि जो आप डेटा फ्रेम CSV से डेटा फ्रेम बना के आप वीडियो विजुअलाइजेशन का काम किया पेंडास में, लेकिन वही चीज़ को जैसे ही अपने फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेट करना चाहोगे तो क्या करोगे? उधर से जेसन में आप API डालोगे और उसी API करेक्ट। को लिंक करना पड़ेगा रिएक्ट से। यस। बस हो गया काम ख़त्म। और उस API को जनरेट करना, उसको HTTP में एक्चुअली सर्वर पोर्ट में उसको एक्सपोज कराना। जब आ जाएगा उसके बाद यस। आप रिएक्ट यूज़ करोगे, उसका फ्रंट एंड बन जाएगा तुरंत। यही तो है यस। टेक्नोलॉजी। तो सारी जगह पे जो भी चीज़ बैक एंड में काम हो रहा है, जो भी फ्रंट एंड में काम हो रहा है, दोनों का काम एक ही है, एक जगह पे प्रोड्यूस करना, एक जगह पे कंज्यूम करना। यही तो काम है। और यही लिंक अगर आपको प्रॉपरली अच्छे से आ जाएगा तो आप कहीं पे भी कुछ भी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकते हो। आराम से सर। ठीक है। और उसके लिए क्या होता है, जावास्क्रिप्ट से बड़ा कोई दूसरा टेक्नोलॉजी नहीं है जो आपको एंड टू एंड आपको पूरा नॉलेज देगा। क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर सारा चीज़ है एंड टू एंड। दूसरा टेक्नोलॉजी में क्या होता है, आप जैसे पाइथन में काम करोगे तो ओनली बैक एंड में काम ओनली करोगे, बैक एंड है। यस सर। डेटा जावा फ्रेम में में काम करोगे तो ओनली बैक एंड में, ओनली डॉट फ्रंट नेट एंड पे में। काम करोगे तो ओनली बैक एंड, PHP में काम करोगे तो ओनली बैक एंड। PHP में फ्रंट एंड वाला भी पार्ट है बट मोस्टली वो बैक एंड। तो इसीलिए क्या होता है, मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट डेवलपर जो जावा टेक्नोलॉजी में, डॉट नेट टेक्नोलॉजी में, पाइथन में, PHP में जो लोग काम करते, सब के सब एक ही प्रॉब्लम है, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट। ओके। लेकिन सबको ये काम लगता है, सबके पास बेसिक नॉलेज है, लेकिन कैसे हैंडल करते, कैसे इसको प्रोफेशनली इसको यूज़ करते, वो पता नहीं है। तो यही होता है सबके लिए प्रॉब्लम। क्योंकि पता तो है, बेसिक कोड तो सबको पता है, लेकिन काम पे कैसे लगता है वो पता नहीं है। वही है सर। और इसीलिए जितने भी 8 साल का, 10 साल का, 5 साल का, 3 साल का, जितने भी लोगों का एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी में, वो मेरे पास आते हैं एक ही चीज़ के रिमांड लेकर कि मुझे ये पता नहीं चल रहा है। और जैसे ही आपको पता हो जाएगा फ्रंट एंड बैक एंड, तब आपको लगेगा कि वाह, दुनिया क्या सुंदर है, टेक्नोलॉजी क्या है। अभी तो MCP सर्वर बन रहा है, ओके मीन्स। मॉडल कॉन्टेक्स्ट ओके। प्रोटोकॉल। ये और एक नेक्स्ट लेवल का पार्ट है, मतलब AI में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अभी बेसिकली कॉन्सेप्चुअल क्या हो रहा है, हर एक सर्विसेज को एक एक एप्लीकेशन बना दिया जा रहा है। ओके। ठीक है। और उस एप्लीकेशंस को ओपन सोर्स कर रहा है किसी प्रोसेस के थ्रू। ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये बूटस्ट्रैप को यूज़ किया UI बनाने के लिए, ये बना करेक्ट। यस। रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं UI को मर्ज करने के लिए। बस। ठीक है।
तो वैसे ही अभी मान लीजिए कि आपका मेनली क्या हुआ, गूगल का एपीआई एक्सेस करना है, ठीक है, गूगल सीट एक्सेस करना है या गूगल का कोई भी सर्विस एक्सेस करना है, अमेजोन का कुछ सर्विस एक्सेस करना है। ये तो नहीं है कि आपको सारा एपीआई मिल जाएगा डेफिनेटली, लेकिन सारा एपीआई एक्सेस करके उसको काम पे लगाना तुरंत, उसके लिए बहुत ज़्यादा कोड करना पड़ेगा। तो क्या है, ऑलरेडी आपका वो जो एपीआई है उसका एपीआई एंड पॉइंट लेकर एक एप्लीकेशन छोटा सा बना दिया नोड.जेएस के ऊपर, उसका ओके। कुछ डेटा एंड पॉइंट्स दे दिया जिसको क्विकली आप अपने एप्लीकेशन के अंदर जस्ट इंस्टॉल करो और उसको एक्सेस करो, हो गया आपका काम ख़त्म। मतलब ओके। बेसिकली आपको फ्रॉम स्क्रैच कोई भी कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ा, जो बना बनाया सर्विस है उसका जस्ट कोड डाउनलोड किया, उसमें एपीआई हाँ, की लगाया, अपने एप्लीकेशन में यूज़ करना शुरू कर दिया तुरंत। क्या बात है सर। तो ये है बेसिकली एमसीपी, ओके। ठीक है। तो इससे क्या हुआ, नेक्स्ट लेवल एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोसेस अभी आ गया, क्योंकि बेसिकली क्या है, मैं भी कोई ना कोई सर्विस मार्केट में ला सकता हूँ, आप भी कोई ना कोई सर्विस मार्केट में ला सकते हैं, आराम से। ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने वो मार्केट में सर्विस लाया और वो मार्केट में पॉपुलर होना शुरू हो गया, चलना शुरू हुआ, तो क्या करोगे आप, उसका एपीआई एंड पॉइंट दोगे। लेकिन उस ओके। एपीआई एंड पॉइंट को तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो उसको इंटीग्रेट करने जाएंगे तो उसके लिए बहुत सारा कोड लिखना पड़ेगा। तो आपने यस। क्या किया, एक थोड़ा सा एक एसडीके बना के दे दिया, जो आपको मिलता भी है, जैसे पेंडा एक एसडीके ही है। अंदर से। यस। तो बेसिकली क्या है, उसका काम है जेसन मतलब सीएसवी से डेटा एक्सट्रैक्ट करके जेसन में कन्वर्ट करना है और उसको यूआई में दिखाना है। तो जस्ट वही जो काम है, वो जो पैकेज का जो काम है, उसी पैकेज का थोड़ा सा एडवांस लेवल को यूज़ करके उसका आपके एप्लीकेशन के साथ क्विकली मर्ज करके उसमें जस्ट अपने की डाल दोगे, तो अपने आप वो आपका एप्लीकेशन का पार्ट बन के आपके एप्लीकेशन के साथ चलेगा। तो वो है बेसिकली ओके। एमसीपी, वो है बेसिकली क्या एमसीपी। बात। और वही एमसीपी वाला पार्ट को यूज़ करके अभी जो एआई चैटबॉट जो बन रहा है, चैटबॉट में बेसिकली क्या है, उसका एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है जो बेसिकली एक्सेस करता है डायरेक्टली उस चैटबॉट के अंदर, चैटबॉट यूआई के अंदर। ओके। तो ये है बेसिकली चैटबॉट यूआई। ये है चैटबॉट यूआई। मैं अगर चाहता हूँ कि अपना जो सर्विस है एज ए टूल्स देना, तो यहाँ पे यस। जस्ट यहाँ पे मैं अपना टूल्स यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। तो वो टूल्स जैसे ही ऐड हो जाएगा, यहाँ पे मैं अपना रिक्वायरमेंट डाल के अपने हिसाब से उस पर्टिकुलर चीज़ों को कॉल करूँगा, तो वो चैट में सारा इन्फॉर्मेशन दे देगा जो भी सर्विस मैंने इंटीग्रेट किया ओके। चैटबॉट के अंदर। तो सब बहुत आगे चल गई दुनिया। बट बेसिकली जो भी चीज़ आप सीख रहे हो ना, वो सारा इम्प्लीमेंट होने वाला है, ओके। ठीक है। तो बेसिकली अभी ये चैटबॉट का ज़माना है, मतलब अभी जो 2024 के बाद से 25 में जो स्टार्ट हुआ है, अभी ये चैटबॉट का ज़माना है। तो चैटबॉट का जो यूआई है वो बेसिकली HTML CSS जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट से ही बन रहा है। सारा यूआई जो आपको ये यूआई करेक्ट। दिखाया वो रिएक्ट का यूआई है। और ओके। अभी लोगों के पास, आप चैट जीपीटी में ज़्यादा टाइम बिताते हो यस। कंपैरेटिवली सर्च इंजन से ज़्यादा, करेक्ट, डेफिनेटली सर, ठीक है। ट्रू। क्योंकि पहले लोग क्या करता था, सर्च इंजन में जाके सर्च करता था, अभी वही सेम थिंग्स करते हैं चैटबॉट में बैठ के, चैट जीपीटी में या कोई भी चैटबॉट गूगल एआई में जाके आप चैट करते हो, अपना जो भी थॉट्स है, जो भी चीज़ें चैट करते हो, उसके हिसाब से वो क्रॉलिंग करके सारा दुनिया से जो भी चीज़ नॉलेज है वो आपको प्रेजेंटेबल वे में आपको सामने दे देता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, आज के डेट में सबसे ज़्यादा लोग चैटबॉट के साथ बिताता है। तो जैसे ही सारा लोग चैटबॉट के साथ बिता रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको भी तो चैटबॉट के अंदर घुसना पड़ेगा, ट्रू सर। और उसी का घुसने का रास्ता है एमसीपी। ओके। क्योंकि मेरा जो सर्विस है मुझे अगर कैसे मिलेगा, क्योंकि मेरा साइट पे लाके तो कोई विजिट नहीं करने वाला,
नहीं 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 नहीं। तो अभी मुझे घुसना पड़ेगा, तो इसीलिए क्या होगा, मेरा साइट का जो डिटेलिंग है वो डाल के एक एमसीपी सर्वर बनाना पड़ेगा, उसको डाल देना पड़ेगा मार्केट प्लेस में, ओके। जो भी जगह पे मुझे जाना चाहिए, मतलब जहाँ पे मुझे ढूंढ पाएगा। तो मैं एक एमसीपी सर्वर बना के अगर डाल दूंगा तो क्या होगा, जैसे ही वो चैट करेगा कि बेस्ट ट्रेनर ऑफ बेस्ट रिएक्ट जेएस ट्रेनर और बेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ट्रेनर क्या है, कैसे काम करते, उसका सारा डिटेल्स दे देगा, उसके साथ मेरा रेफरेंस भी दे देगा कि इनके साथ मीट कर सकते हो अगर अच्छा नॉलेज चाहिए ओके। तो वो चैटबॉट बताएगा, क्योंकि अभी चैटबॉट सर्च इंजन का रिप्लेसमेंट है, तो मुझे तो चैटबॉट के अंदर घुसना पड़ेगा। पूछना पड़ेगा सर। देखो सर, अब आपको हर टाइम सीखना पड़ता है नया नया। डेफिनेटली आपको भी पड़ेगा। पड़ेगा सर definitely। ठीक है, तो यही चीज़ है कि दुनिया कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। हम्म। मैं बहुत कुछ बता देता हूँ, मैं तो क्लास करा रहा हूँ आपका एचटीएमएल से जावास्क्रिप्ट का, लेकिन कहाँ से कहाँ चला गया। करेक्ट। एमसीबी पे आ गए हम लोग। बट मॉडल कंटेंट्स। पता नहीं आपको अच्छा लगा या बुरा। नहीं नहीं, अच्छा लगा सर, मैं सुनता इसलिए तो मैं सुन रहा हूँ, नहीं मैं बोल रहा हूँ एलएलएम पे बनता है। एलएलएम अलग चीज़ है, अलग है। आपको तो पता होगा एलएलएम, यस, लार्ज लैंग्वेज मॉडल बहुत बड़ा, यस मालूम है, यस। लेकिन क्या है, क्या है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। लाइक वही पूरा डेटा टोकनाइजेशन और सब कुछ लेटेस्ट लेटेस्ट एक मॉडल है, और हम लोग डायरेक्टली कॉल करते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ऐसा नहीं है। वी आर डायरेक्टली कॉल लार्ज लैंग्वेज मॉडल एंड टेकिंग द आउटपुट। मीन्स टोकनाइजेशन, और टोकनाइज तो पुरानी चीज है। ओके। सीक्वेंशियल और ऐसा है। मीन्स दिस इज अ मॉडल, यू डायरेक्टली कॉल द एलएलएम मॉडल एंड डायरेक्टली पास द टॉप के, सेंटेंस, यू गेट आउटपुट। टॉप के बोलकर एक पैरामीटर है, वो क्या है, टॉप कौन के सा? पैरामीटर, टॉप के पैरामीटर, टॉप पी पैरामीटर। So top k parameter like that, you have to find that a very close relation between the sentence or words like that one. टॉप पी, Top k parameter. टॉप पी। टॉप पी। टॉप की नहीं मालूम है, टॉप की मालूम, टॉप की नहीं, टॉप की देखना पड़ेगा, टॉप। अच्छा, टॉप। क्योंकि मैंने देखना पड़ेगा टॉप की पी पैरामीटर। टॉप के पैरामीटर है भैया। टॉप पी न्यूक्लियर सैम्पलिंग, ओके। Language model to control the diversity of generation text, okay. जनरेशन डाइवर्सिटी ऑफ जनरेशन टेक, ओके। टॉप की सैम्पलिंग यूज कर लेता है, ओके ओके ओके। और दूसरा जो है उसका क्या बोलते हैं, पावर इंटेंसिटी बढ़ाने का, घटाने का, क्रिएटिविटी बढ़ाने का, घटाने का, ले उसका क्या है, अरे उसको ये बोलते सर क्या? नाम भूल रहा हूँ, देखना पड़ेगा। यस। सारा बॉट लेकर बैठा हूँ। ओके सर, मैं और सर 11 साढ़े 11 बजे क्या है मेरा? यहाँ पे टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर टॉप की, यस। हाइपर पैरामीटर सर, हाइपर पैरामीटर, ओके। टेम्परेचर। यस, हाइपर पैरामीटर। बेसिकली मैंने जो एक्सप्लोर किया है एलएलएम को, वो बेसिकली मुझे ये एक्चुअली सारा डेटा का एक सेट्स मिलता है, जो एक्चुअली डेटाबेस में हम लोग सेट करके रखते थे पहले। डेटाबेस में जो चीज़ हम लोग रखते थे वही सेम चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। बट ऐसे ऑर्डर में है, ऐसे स्ट्रक्चर में है कि वो बेसिकली क्या करता है, एक पैटर्न को बनाता है, मतलब बेसिकली डेटा लॉजिक बनाता है। हम लोग जब प्रोग्रामिंग करते हैं, हम लोग लॉजिक बनाते हैं, तब जाके डेटा प्रोड्यूस होता है। लेकिन एलएलएम क्या है, वो डेटा से लॉजिक बना देता है। ओके। तो इसलिए एलएलएम काम करता है। एलएलएम काम करता है कैसे, डेटा से लॉजिक बनाता है। जो डेटा हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, जो डेटा हम लोग देते हैं, उससे लॉजिक बनाता है। लॉजिक बना के वो खुद से री डेटा जनरेट करता है। ये है बेसिकली एलएलएम का काम। ओके। बाप रे, क्या क्या चीज़ बता रहा हूँ। बहुत है। और मैं क्लास लगाऊंगा आपका, एक बार थोड़ा हो जाने के बाद और एक क्लास के आपके पास आ जाऊंगे। सीखना है अपने को सर।
टेक्नोलॉजी बहुत सर कुछ है। ठीक है, बहुत कुछ है। आज इतना रखते हैं। बस- बस-